करवरिया परिवार उत्तर प्रदेश के लगभग 6 से 7 जिलों में अपना प्रभाव रखता था, लेकिन इस शादी में बड़े बड़े चेहरे इससे दूर हुए, शामिल नहीं हुए। देखिए, एक चीज समझिए, आप बड़ा चेहरा किसको मानते हो? पहले मैं आपसे पूछो, आप बड़ा चेहरा आप मानते कौशाम्बी से हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बड़ा चेहरा मानते हैं? क्योंकि मैं शादी में तो था नहीं और ना ही आपने हमें निमंत्रण दिया। अब जैसे देखिए, आपको नहीं मिला, ऐसे हो सकता है जो अपने को बड़ा चेहरा मानते हैं उनको भी न मिला हो। बड़ी तो हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे लिए छोटी है। जी जी। अब जिनको आप बड़ा चेहरा मानते हैं, जैसे हम नहीं मानते। जैसे एक प्रश्न मीडिया वालों को क्या है ना, विधायक जी बात सुनेंगे, हम नहीं मानते। जो हम न्यूज में हमने देखा, चर्चा में देखा, हम उसकी बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अब तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या मतलब आपने तय इंजीनियरिंग आपने की, फिर आप जॉब आपने नहीं किया, क्या कारण था? जी। मैं 90 में एक जनप्रतिनिधि आप बेहतर रहे या आपकी पत्नी? अगर जनता से अगर रिपोर्ट लेना हो तो जनता क्या कहे? देखिए, अगर ईमानदारी से बताऊं तो आप अपने आप को कमजोर मानते हैं? कमजोर नहीं मानता, गर्व महसूस करता हूं कि नमस्कार। पिछले दिनों प्रयागराज की एक शादी सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनलों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस शादी की व्यवस्था और करवरिया परिवार या करवरिया बंधु एक साथ एक मंच पे बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए, क्योंकि पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की बेटी की शादी थी और चर्चा ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी से करवरिया परिवार लगातार जुड़ा रहा, लेकिन कोई बड़ा चेहरा इस शादी में शामिल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई संदेश तो भेजा पत्र के जरिए। आज हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक उदयभान करवरिया जी। सर, स्वागत है आपका। परिवार में बेटी की शादी थी, इसकी व्यवस्था को लेकर कई सोशल मीडिया में ये जो है दावा किया गया कि 30 से 40 हजार लोग इसमें शामिल हुए। क्या कहना चाहें? अब गिनती तो नहीं गिनी गई, लेकिन हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वहां पर पहुंचा जी। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। तीनों भाई आप एक साथ एक मंच पे इस शादी के मौके पर रहे, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीनों भाई का संजोग नहीं बन पा रहा था जी। हम लोग एक राजनैतिक षड्यंत्र के तहत जेल में थे जी। और इस बीच में हमारे यहाँ 2-3 शादियां हुई, 2-3 ऐसे अवसर आए भी। लेकिन क्योंकि जब आप कारागार में हैं तो आपको पैरोल कब मिलती है कब नहीं मिलती है ये आपके हाथ में नहीं है, ये हाई कोर्ट के और शासन के हाथ में है। जैसे जिसकी बेटी है उसको तो शासन पैरोल दे देता है, लेकिन भतीजी में शासन नहीं देता, वो हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। तो ये एक अच्छा इत्तेफाक था कि मैं पहले से ही बाहर था, बड़े भाई को शासन ने पैरोल दे दिया और सूरज भान को, छोटे को, मानी उच्च न्यायालय ने पैरोल दे दिया। तो इस कारण से हम तीनों भाई एक साथ थे। खुशियां और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई। नहीं, अगर मान लीजिए कोई शामिल नहीं होता तो शायद कमी खलती। मन में थोड़ा सा एक दुख रहता कि बेटी की शादी है, भतीजी की शादी है और परिवार पूरा एकत्रित नहीं हो पाया, ये थोड़ा कष्ट रहता। करवरिया परिवार उत्तर प्रदेश के लगभग 6 से 7 जिलों में अपना प्रभाव रखता था, लेकिन इस शादी में बड़े बड़े चेहरे इससे दूर हुए, शामिल नहीं हुए। इस पर सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल हो, बहस छिड़ी, सवाल उठाए गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक चीज समझिए, आप बड़ा चेहरा किसको मानते हो? पहले मैं आपसे पूछो, आप बड़ा चेहरा आप कौशाम्बी से हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बड़ा चेहरा मानते हैं आप? बड़ा चेहरा वो है जो बूथ पर काम करता है, बड़ा चेहरा वो है जो हमारे लिए जान देता है जी। हमारे लिए वो बड़ा चेहरा है। और आपको स्मरण हो कि मैंने शादी के पहले ही मेरा एक मीडिया चैनल ने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने क्या कहा था कि मेरे लिए वीवीआईपी और वीआईपी वो है जो हमारे लिए मरता जीता है और जिसके लिए हम मरते जीते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वो सब रहे। सरकार के कृपा पर कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है, जनता के बीच रहने वाला बड़ा चेहरा होता है।
और जनता के बीच रहने वाला हर व्यक्ति मेरे यहाँ मौजूद था। आप जनता से जुड़े हुए। हम जनता से जुड़े, हमारी ताकत तो जनता है ना, हमारी ताकत हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो 4-4, 5-5 पीढ़ी से जुड़े हैं, जी। और वो आज तक परंपरा चलती चली आ रही है। हमारे लिए वो बड़े चेहरे हैं। देखिए, शादी और विवाह जो है कोई रैली नहीं है जी। आप रैली करें कोई जी। और उसमें किसी को आमंत्रित करें वो ना आए, जी। तो वो तो एक बार प्रश्न चिन्ह लगाता है। कभी किसी का हेलीकॉप्टर बिगड़ गया या किस कारण से नहीं आया, वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन शादी तो एक उत्सव है। जी। तो उत्सव में तो आपका जो मेहमान है जिसे आपने बुलाया है, आपके लिए तो वो बड़ा चेहरा है, आपके लिए तो वो वीवीआईपी है। तो हमसे जुड़ा हर, आपने जैसे स्वतः कहा कि 30 से 40 हजार लोग थे, तो ये जो सोशल मीडिया में जो चीजें, जो बातें हुई, जो हमने देखा पढ़ा, उसी के अनुरूप, क्योंकि मैं शादी में तो था नहीं और ना ही आपने हमें निमंत्रण दिया था। अब जैसे देखिए, आपको नहीं मिला, ऐसे हो सकता है जो अपने को बड़ा चेहरा मानते हैं उनको भी न मिला हो, बड़ी तो हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरे लिए छोटी है जी, मीडिया के लिए बड़ी हो सकती है जी। कि जैसे आपने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला था, मैं नहीं पहुंच पाया जी। तो जिनको आप बड़ा चेहरा मानते हैं हो सकता है उन्हें भी निमंत्रण न मिला हो, हमारी लिस्ट में ना हो, हमारे लिए बड़े चेहरे ना हो, हमारे लिए हमारा वर्कर बड़ा चेहरा है, उसको निमंत्रण मिला था, वो आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शुभकामना संदेश पत्र के जरिए भेजा था, हमने सोशल मीडिया में देखा था। जी, क्या कहना चाहते हैं? तो स्वाभाविक सी चीज है, हमारे मुखिया हैं और उनको मैं निमंत्रण दिया था। मैं स्वतः मिल तो नहीं पाया था, निमंत्रण दिया था, तो उनका शुभ संदेश हमको प्राप्त हुआ और शुभ संदेश के साथ साथ उनके कार्यालय से भी टेलीफोन हमको आया कि हम आ नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारी पूरी शुभकामनाएं परिवार के साथ में है। तो जिनको हमने निमंत्रित किया वो आए। जी। अब जिनको आप बड़ा चेहरा मानते, जैसे हम नहीं मानते, जैसे एक प्रश्न मीडिया वालों को क्या है ना, विधायक जी बात सुनेंगे, हम नहीं मानते, जो हम न्यूज में हमने देखा, चर्चा में देखा, हम उसकी बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अब आप देखो, एक चीज मैं खुल के कहूं, एक मीडिया चैनल मेरे पास शादी के 2 दिन पहले आया जी, उसने मेरा इंटरव्यू किया जी। उसने कहा साहब आप ये बताइए कि आपका वीवीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है जी। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरा वीवीआईपी और वीआईपी दोनों वो व्यक्ति है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे लिए वो और मैं उसके लिए, ठीक ना। उस इंटरव्यू को उन्होंने नहीं चलाया, अपने मनमाने तरीके से उन्होंने 3-4 चेहरों की फोटो डाली कि आ सकते, वो आ सकते, ये आ सकते, क्योंकि वो एक प्लान्ड था कि इसके बाद हम क्या दिखाएंगे क्या। तो मेरा इंटरव्यू तो उन्होंने चलाया नहीं। अब जिनके नाम वो ले रहे हैं या जिनके लिए सोशल मीडिया में कुछ बकवास टाइप की चीजें लोग कर रहे हैं, पहले जाके उनसे आप ये तो पूछो कि आपको प्रभु निमंत्रण प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था। देखिए, आप हमारी आपकी जो बातें हो रही हैं, एक भी शब्द नहीं कटेगा। हाँ, बिल्कुल कटना नहीं चाहिए, एक भी शब्द नहीं कटेगा। अब शुरू करते हैं आपकी और मैं एक चीज और कहूंगा कि जिनको आप कहते हैं ना कि ये नहीं आए, वो नहीं आए, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप उनसे भी प्रश्न करें कि साहब आप बुलाए गए थे कि नहीं, और अच्छा होगा। 1990 के आसपास आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो मेरी जानकारी में है, इंजीनियरिंग के छात्र रहे, और जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से आपको ऑफर भी आया था, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या मतलब, आपने तय इंजीनियरिंग आपने की, फिर आप जॉब आपने नहीं किया, क्या कारण था? जी, मैं 90 में आया इंजीनियरिंग करके और जनवरी 91 में बाबूजी का एक्सीडेंट में जी देहांत हो गया, यही ससुर खदेरी नदी के पास नजदीक जी। तो मुझसे बड़े कपिल भाई थे, वो तो पिताजी के साथ रहते थे और सब थोड़ा बहुत व्यापार को देख रहे थे। मैं एकदम पढ़ करके आया था जी। तो मेरा जो था ना कि मैं पहले कुछ दिन नौकरी करूंगा, फिर बरगढ़ में एक इंडस्ट्री डालूंगा, वहां जमीन वगैरह भी ले ली गई थी। तो बाबूजी के तुरंत ही एक्सीडेंट में खत्म होने के बाद वो सारी चीजें बगल रह गई। पहले परिवार की प्राथमिकताएं रह गई जी। प्राथमिकताएं ये रह गई कि अपने व्यापार को समेटा जाए, अपने लोगों को समेटा जाए, तो इस कारण से वो चीज खत्म हो गई, अपने व्यापार की तरफ
चले गए। आपका परिवार लगभग 3 से 4 पीढ़ी से कौशाम्बी पहले प्रयागराज का हिस्सा हुआ करता था। तो प्रयागराज या आसपास के 6 से 7 जनपदों में प्रतिष्ठित परिवार रहा। 1996 में जवाहर पंडित की हत्या होती है। जवाहर यादव, लेकिन पंडित आप लोग क्यों कहते? नहीं, हम क्यों कहेंगे? आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट या न्यूज चैनल पे जाएंगे तो जवाहर पंडित, हाँ, वो उसको महिमा मंडित करते नहीं, तो हम पर क्यों आरोप लगा? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उसको जवाहर यादव था। जवाहर यादव की हत्या होती है। आरोपी आप बनाए जाते हैं, पूर्व सांसद कपिल मुनि, सूरज भान करवरिया बनाए जाते हैं, रामचंद्र त्रिपाठी बनाए जाते हैं और मौला महाराज बनाए जाते हैं। तो 2014 में आप लोगों ने सरेंडर किया, जो मेरी जानकारी है, और उसके बाद लंबे समय तक जेल में रहे। इस केस ने कहीं ना कहीं आपके विकास की गति को बाधित किया, क्या किया? ठीक है, 96 में जवाहर की हत्या होती है जी, उसमें हम लोग फंसाए जाते हैं। अब ये कहा जाए कि हम उसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे, ये तो सौगंध पूछ के उस परिवार से पूछा जाए तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा जी, क्योंकि कोर्ट में सुलाकी यादव जो वादी थे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा था मैंने उनको मरवा दिया, फिर भी हम सजा पा गए उसके बावजूद भी। तो वो विषय तो एक ऐसा है कि जिस पे अगर बात की जाए तो कोर्ट कचहरी है। वो कोर्टों में आजकल कैसे हो रहा है, कैसे सजाएं हो रही, नाम हो गया तो आपकी फाइल नहीं, आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, वो एक अलग विषय है। क्या आप कहना चाहेंगे कि बड़ा नाम होने की वजह से परिवार को इतना झेलना पड़ा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी रही? हाँ बिल्कुल, मुकदमा कराने में मुलायम सिंह जी का हाथ रहा, जी, ये प्रमाणित है। तो जब हम एक भाजपा की और सपा की लड़ाई के कोपभाजन हम बन गए, नहीं उस समय के नेताओं का कोई ऐसा रोल नहीं। देखिए, हम जैसे जेल चले गए 2014 जनवरी में मैं हाजिर हुआ, उसके पहले तो हम बाहर ही थे, तब तक तो हम नेता थे जी, ठीक ना। बाकी कोई नेता आगे बढ़ नहीं पा रहे थे जी। हम जिसको चाहते थे वो लड़ता था, जिसको चाहते हम उन्हीं की तरफ हम उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे कई लोग थे कि करवरिया परिवार की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं, हमने आगे बढ़ाया सबको, हम ही ने बढ़ाया, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे ऐसा नहीं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाते थे जिसकी जैसी क्षमता रहती थी। अब जो लोग बढ़ रहे हैं वो कृपा पात्र पर बढ़ रहे हैं, अब क्षमता पर नहीं बढ़ रहा है। अब आप पूरी फेरिस्त उठा करके देख लीजिए, अब किसी बड़े नेता की आप पर कृपा हो जाएगी तो आप बढ़ जाएंगे, अगर कृपा नहीं होगी तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितने बड़े भी जनप्रतिनिधि हो, कितना भी आपका जनता के बीच में प्रभाव हो, लेकिन कृपा पात्र होना चाहिए। अगर कृपा पात्र हैं, जनता में बिल्कुल प्रभाव नहीं, फिर भी बढ़ जाएंगे। कृपा पात्र नहीं है तो जनता में बहुत आपका प्रभाव है, फिर भी आप नहीं बढ़ पाएंगे। अब थोड़ा राजनीति का ट्रेंड बदला है। आपकी सजा जब माफ की गई तो कई लोगों ने विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा मेहरबानी दिखाई, नहीं कई लोग ऐसे हैं जिनको जेल में पूरा जीवन बीत रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी ने विरोध किया इसका। विरोध का मतलब सोशल मीडिया में, आज सोशल मीडिया युग है, जिसके मन में जो आता है वो लिख देते हैं। एक चीज आप समझो, जो सोशल मीडिया पर चलाने वाले क्लिप्स रहते हैं ना, वो धूप नहीं देखते, वो एसी कमरे में बैठ करके अपने मन में जो भी आता है वो करते रहते हैं। न उनका कोई संबंध है, न उनका कोई रिश्ता है, न उनका किसी से संपर्क है। अगर उनको आप कहिए कि आप बाजार में निकल जाइए, 4 लोगों को अपने लिए इकट्ठा कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तो सोशल मीडिया की जो बातें हैं, सोशल मीडिया में जितने लोग वीरता दिखाते हैं, अगर इनको आप वीरता दिखाने के लिए मैदान में भेज दीजिए तो इनके सारे कर्म हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया में जो भी चीजें आती हैं उस पर बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार से आपको राहत मिली, आप जेल से बाहर आए, लेकिन पत्नी, हाँ, दुखद रहा। हाँ, दुखद क्या, वो जो मैं निकला था जेल से ना जब, तो उस समय जो मना स्थिति थी, वो मना स्थिति समाप्त हो गई। और मैं अगर आपको सही बताऊं कि अगर आज वो होती तो प्रदेश में मैं आपको दिखता। अधूरे हो गए? अधूरे नहीं, समाप्त हो गए। अधूरे होना एक अलग विषय है, समाप्त हो गया। जो इच्छाएं थी वो खत्म हो गई,
जो प्रबलता से मैंने सोचा था कि जैसे भाजपा में मेरा कद था और जिस तरह से मैं सबको गवर्न करता था वैसे ही करूंगा। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ काम किया है, जी। ठीक ना। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि जिस आदमी ने इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ में काम किया हो, उनके नेतृत्व में काम किया हो, उनके आशीर्वाद में काम किया हो, आज के जो नेता हैं उसमें तो कहीं टिकते भी नहीं हैं। जी। अब किसके लिए नेतागिरी की जाए, किसके लिए किया जाए? जो नए लोग मंत्री बन गए या जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको मैं नेता के रूप में मानता ही नहीं हूं, मैं खुद नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हूं, तो जोशी जी के कद का कोई आए तो उसका नेतृत्व तो स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब उस कद के आदमी के साथ काम किया तो बाकी कोई हजम नहीं होता है, किसी के साथ काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। आप मतलब परिस्थिति को देखिए ना। जोशी जी मिनिस्टर थे जब केंद्र में, तो मैं ही मिनिस्टर था एक प्रकार से। किसी भी सचिव या प्रमुख सचिव उस विभाग का मुझे जोशी जी से नहीं कहना पड़ता था कि यह काम है, मैं खुद कहता था कि यह काम है, क्योंकि मेरी ईमानदारी थी, लोगों को भरोसा था कि अगर ये कह रहा तो इसका मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो जब इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ काम किया गया हो, तो आज की राजनीति में मुझे बताओ आप कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व है क्या कि जिसके अंडर में काम किया जाए? कोई नहीं है। तो इसलिए अपनी मस्ती, अपनी धुन, अपनी राह, अपने लोग, बस। मेजर से आप 2 बार विधायक रहे और आपकी पत्नी भी विधायक। मैं 12 से रहा 2 बार। आप 12 से हाँ। रहे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। विधायक, एक जनप्रतिनिधि, आप बेहतर रहे या आपकी पत्नी? अगर जनता से अगर रिपोर्ट लेना हो तो जनता क्या कहे? देखिए, अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं 97 कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हुआ जी, ठीक। 2 बार कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, 2 बार विधायक रहा। लगभग 16-17 साल का एक ऐसा रिजीम रहा जिसमें मैं इलाहाबाद और इस मंडल को नेतृत्व करता था भाजपा के हिसाब से जी। आज जितने भी बड़े नेता हैं ये मेरी सलाह से चलते थे, कोई भी हो, ABCD कोई भी हो। हम लोग कारागार में चले गए। मेरी पत्नी विधायक तो 5 साल रही, लेकिन उसको काम करने का अवसर 2 साल मिला। 3 साल कोरोना में भी कोरोना काल आया। लेकिन मैं इसको बहुत गर्व से कह सकता हूं कि जो उसने 2 साल में बनाया है उसको मैं 16-17 साल में नहीं बना पाया। तो आप अपने आप को कमजोर मानते हैं? कमजोर नहीं मानता, गर्व महसूस करता हूं कि एक गृहिणी नहीं तो पत्नी ने आपकी पत्नी ने आपसे बेहतर किया, इसीलिए गर्व महसूस करता हूं कि एक गृहिणी जब परिवार को आवश्यकता पड़ी तो शेरनी की तरह घर से निकली जी, और पूरे समाज को, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे रिश्ते नातों को उसने हमको बढ़ा करके दिया, घटा करके नहीं दिया। जैसे पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस न रहा हो, वो घर से कभी बाहर न निकली हो, और उसने जो अपनी छाप छोड़ी है तो उसको तो जितना भी कहें मैं तो उसके सामने पतिंगा के जैसा हूं। मैं आज भी कहीं जाता हूं तो लोगों की आंखें डबडबा जाती हैं उनका नाम लेकर के। भाई मेरी तो पत्नी थी, मेरी डबडबाए तो एक बार ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक की डबडबा रही है तो इसका मतलब कुछ ना। अगर जनता के या समर्थक के दिल में अगर कोई उतर जाए तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लंबे वक्त तक आप जेल में रहे जी, एक राजा की तरह, क्योंकि एक राजा जैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, राजा जैसे जीवन रहा। 10 साल जेल में रहे और सभी को पता है कि जेल और घर में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। तो दिनचर्या कैसी रही? खाना पीना, ये जो भोजन है, ये किस तरह से कैसे मैनेज करते थे? क्या बड़े लोगों को, या VIP लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होती? नहीं, मेरी अलग से व्यवस्था थी। मुझे B क्लास की श्रेणी मिली हुई थी, तो B क्लास की श्रेणी में आपको एक कर्मचारी वहां अलग काम करने को मिलता है, वो आपका खाना भी बनाता है, आपको खाने के लिए अलग से राशन मिलता है, आपका खाना भंडारे से अलग बनता है जी। तो मुझे क्योंकि वो सुविधा प्राप्त थी, तो लिहाजा वो सुविधा प्राप्त होने की वजह से खाने में तो अड़चन नहीं हुई। दिन भी बीत जाता था, कभी लोग मिलने चले गए, कभी अंदर वाले लोग मिलने। अंदर भी एक दुनिया है जी, जैसे बाहर की दुनिया है, इससे खराब, मतलब इससे आप कह लो कि इसी प्रकार की दुनिया है, हर प्रकार के लोग वहां हैं।
तो वो उस दुनिया में दिन बीत जाता था। लेकिन शाम जब होती थी और अगली सुबह तक, वो समय बहुत खतरनाक होता है। जेल में सबसे खतरनाक रात होती है, दिन तो किसी तरह से बीत जाता है। रात का समय जैसे यहाँ का 12 घंटा, वहाँ का कितना महसूस होता है? वो बीतता नहीं है। कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती। और जब देखा जाता था ना कि हम कहाँ थे और कहाँ आकर के फंस गए, तो वो बेचैनी रात भर सोने नहीं देती थी। जितने दिन आप जेल में रहे, तो जो जिस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप से हमको फंसाया गया, वो सारी चीजें दिमाग में चलती रही होंगी। बिल्कुल चलती रही। और कभी कभी ये सोचते थे कि जैसे मुलायम सिंह जी से हम लोगों की बात हुई थी, मेरी और बड़े भाई की, इस घटना के पहले, तो उन्होंने बड़े भाई से ऑफर किया कि आप मेरे दल में आ जाओ, आपके कहने से मैं प्रदेश में 5 टिकट दूंगा। हम और बड़े भाई बैठे थे, वो बैठे थे, एक सज्जन और बैठे हुए थे। वो आज हैं वो सज्जन जो बीच में बैठे हुए थे। तो बड़े भाई ने कहा कि आपके साथ आ पाना बड़ा कठिन है। तो और उसमें मैंने भी बोल दिया, मैं थोड़ा बोलने में ज्यादा चटपटा टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने बोल दिया कि आपका हमारा जैसे नेचर राम लक्ष्मण का की जोड़ी रही, लक्ष्मण तेज थे। हाँ वैसे ही था जी, वैसे ही था। तो मैंने कहा कि आपका सब क्रिमिनल माइंड सेट है, हम लोग कहाँ सेट हो पाएंगे, मैंने ये कह दिया। तो फिर भाई ने मुझे कहा नहीं ये बात ये नहीं कहना चाहिए सीनियर आदमी। मैंने कहा जो सही बात है वो कह रहा हूँ। तो बहरहाल वहां हम लोगों की बात खत्म हुई और मुलायम सिंह जी ने हमको कहा कि अभी भी विचार कर लीजिए, नहीं आपको इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक तरह से गुंडई टाइप की बात की उन्होंने। तो हम लोग वहां से चले आए बेफिक्र होके। और इसी के बाद में 5-7 महीने के बाद ये घटना हुई। उस समय वो रक्षा मंत्री थे, मौका मिला उनको, रात में उन्होंने हम लोगों के नाम FIR करा दिया। तो कभी कभी तो जेल में लगता था कि जो वो कह रहे थे उसको मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ना होती, फंसाए न जाते गलत। कभी कभी ऐसा लगता था अंदर से। लेकिन फिर अपना जब करवरिया जागता था तो लगता था नहीं नहीं ठीक किया, ये जेल होल तो चलती रहेगी लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो दोनों चीजें हैं। जवाहर पंडित या जवाहर यादव, आपके अनुसार की हत्या से पहले करवरिया परिवार जहां पर खड़ा था, और इन बीते सालों में कहां पाते हैं? देखिए बीते सालों में भी हम वहीं खड़े हैं। हमें कोई कमी नहीं आई जी, हमारे समर्थकों में कोई कमी नहीं आई, बढ़ी है। ठीक ना। बस फर्क क्या पड़ा है कि ये जो 10 साल पीक था, जो हम कारागार में रहे, इसमें बहुत से नेता रिटायर हो गए, बहुत से लोग नेता बन गए। वो अवसर हमारा था जिसको हमने जेल में काट दिया, नहीं तो शायद उस जगह पर हम होते। तो ये अखरता है। करवरिया परिवार की विरासत को, राजनैतिक विरासत को, क्या 2027 में कोई आगे बढ़ाने के लिए आएगा? क्यों नहीं आएगा। बाबा लड़े चुनाव, ठीक है, पिताजी आए, फिर हम तीनों भाई आए, आगे की पीढ़ी भी तैयार है। तो 27 में ये आपके समर्थक मान सकते हैं कि करवरिया परिवार का वारिस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा? क्यों नहीं दर्ज कराएगा। जब अपने लोग हैं, अपने लोग चाह रहे हैं, अपने लोग हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं आना ही चाहिए, तो हम तो जो हमारे लोग कहेंगे वो काम करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। कमर कस ली है आपने? नहीं, हमने कमर नहीं कसी, हमारे लोगों ने कमर कस रखी है। अब जब उन्होंने कमर कस रखी है तो हमारी मजबूरी है कि हम भी कमर कस लें जी। और एक बहुत थोड़ा सा बात ऐसी कहना चाहता हूं जी, कि हमारे खिलाफ केवल एक मुकदमा है, षड्यंत्र वाला, जवाहर यादव वाला, केवल एक मुकदमा। जवाहर के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, हत्या, अपहरण, डकैती, ऐसे मुकदमे। उनकी पत्नी के ऊपर मुकदमे। जवाहर यादव या जवाहर पंडित, हम दोनों जवाहर यादव, जवाहर यादव उर्फ पंडित, उर्फ पंडित, उर्फ पंडित। पंडित क्यों है ये भी बता दूंगा आपको जी। उनके भाई जो वादी थे इस मुकदमे के, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे, 3 थानों से गैंगस्टर, उनके साले रामलोचन यादव, उनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, और गैंगस्टर एक्ट में उनका मकान भी धाराशाही हुआ। अभी 3 गैंगस्टर के मुकदमे उनके चल रहे हैं, अपहरण, डकैती, हत्या, सब तरह के मुकदमे। ठीक। लेकिन इधर हुआ क्या कि जब हमारे ऊपर केवल एक मुकदमा ये,
यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हाँ। जब आप अपने मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं तो बड़े भाई और छोटे भाई, उनके ऊपर कितने मुकदमे? उनके ऊपर देखिए, बड़े भाई बीडीसी का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे, सपा की सरकार थी, तो 2 बीडीसी के अपहरण के 2 मुकदमे कर दिए गए थे जी। वो खत्म हो गए हैं। वो चुनावी मुकदमा ही था जी। क्योंकि सपा की सरकार थी, और उनके ऊपर भी केवल ये मुकदमा। बड़े भाई के ऊपर इस मुकदमे के अलावा 1-2 माइंस के मुकदमे हैं। अब माइंस में तो जो काम करेगा उसको कभी खनन का दिखा देंगे, कभी कुछ दिखा देंगे, वो कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है जी। कोई अपराध या डकैती, छिनैती या मर्डर, ऐसे मुकदमे नहीं है। वो एक राजनीतिक व्यापार से संबंधित है, वो सबके ऊपर हो जाते हैं। एक अच्छा व्यापारी व्यापार करता रहता है, जीएसटी वाले मुकदमा कर देते हैं जी। तो ये एक अलग विषय है। उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे। लेकिन इस पता नहीं क्या मीडिया को सूझी या क्या किसको सूझी कि जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं उनको महात्मा बना करके बैठा दिया, और जिसके ऊपर केवल एक मुकदमा उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया, बाहुबली, माफिया। नहीं, बाहुबली कोई कहता है मैं खुश होता हूँ, माफिया में प्रसन्न नहीं होता, माफिया में दुख होता है। देखिए, बाहुबली कौन है? जो संपन्न है, संपन्न आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। नहीं, जो संपन्न है कार्यकर्ताओं के बल से, जिसके बहुत बल है, जी, बहुत लोगों का बल जिसके साथ है, बाहुबली वो है जी। ठीक ना। माफिया कौन है? जो डकैती करता हो, छिनैती करता हो, हत्या कर देता हो, किसी के मकान लूट लेता हो, किसी की बिटिया को छेड़ देता हो, वो माफिया है। हम लोग उस श्रेणी के लोग नहीं है, हमारे ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है। तो मुझे कभी कभी ये कष्ट होता है कि हम 10 साल जेल क्या गए, लोगों ने जिनको उस श्रेणी में ले जाना चाहिए था उनको धर्मात्मा बना दिया। जवाहर यादव की जब बात आती है तो मुझे प्रसन्नता तब हो कि जब आदमी शुरू करे तो ये ना कहे कि उनकी हत्या हुई, ये भी बताए कि दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक थे, उसके बाद उनकी हत्या हुई। ठीक, लेकिन उसको महिमा मंडित कर दिया गया कि साहब वो तो बहुत धर्मात्मा थे। इसको क्यों नहीं बताते कि मुकदमे थे, किसने मारा, किसने नहीं मारा, किससे किससे दुश्मनी थी, सारी चीजें। तो लेकिन मीडिया ने क्या स्वरूप दिया, उन्हें धर्मात्मा बना दिया और हमको बना दिया कि साहब हमसे ज्यादा बदमाश आदमी कोई है ही नहीं। आपने पंडित वाली बात छोड़ दी जी, जो बार बार जवाहर पंडित पंडित कहते हैं। अरेल में एक महारा परिवार है, उसकी भी एक समय पे तूती बोलती थी, वहां ये खाना बनाते थे, बदमाशी वहीं से सीखे। क्या नाम था? गुलाब। वहां ये खाना बनाते थे, इनको पंडित जी लोग कहते थे, ये नहीं जानते थे कि यादव हैं। तो क्योंकि खाना बनाते थे, पंडित जी जरा रोटी दे दो, पंडित जी जरा चावल दे दो, तो वहां से ये पंडित हुए और वहीं से अपराध की दुनिया में भी उपनाम इनका जुड़ गया, नाम जुड़ गया, जवाहर पंडित। वो उपनाम वहां से जुड़ा जी। तो कोई पूजा करने वाले पंडित नहीं थे, उस टाइप वाले थे। तो अब भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी जब नाम ले, कोई भी जब बात चले, तो एक बार उनके मुकदमों की फेरिस्त चला दे और फिर बताए कि साहब एक आदमी दर्जनों मुकदमा उसके ऊपर, और एक आदमी जिसके ऊपर मात्र एक यही मुकदमा। अब कौन महात्मा है, कौन साधु है, कौन डकैत है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन अपराधी है, इसको पब्लिक पे छोड़ दिया जाए कि पब्लिक उसको विचार करे उस पर। लेकिन ऐसा महिमा मंडित किया गया जैसे साहब कोई महात्मा व्यक्ति रहा हो और इतनी बड़ी घटना घट गई। तो इसको भी तो देखना चाहिए ना मीडिया को। ये माना जाए कि 2027 में समर्थक आपके पूरे तैयारी में रहे, पूरे जोश में रहे, करवरिया परिवार का वारिस राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराने आ रहा। करेगा ही, कोई चुनाव हमसे बीच में छूटा तो नहीं। जब से राजनीति में आए हैं 97 से, उसके पहले थे लेकिन चुनावी राजनीति 97 से चालू हुई, तब से कोई छूटा तो है नहीं कोई इलेक्शन। सब इलेक्शन में कभी हम तीनों भाई जेल में थे तो पत्नी लड़ गई। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस बातचीत को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें।